बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उर्दू नावल का फ़न। उर्दू नावल का फ़न। देखिए, नोवेल पर चर्चा करने से पहले कुछ हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। जब कदीम दौर था, उस दौर में लोगों के पास वक्त बहुत हुआ करता था, बहुत ज़्यादा वक्त हुआ करता था। वक्त ज़्यादा होने की वजह से लोग तफरीह के लिए दास्तान, मसनवियाँ ये पढ़ा करते थे या दास्तानें सुना करते थे। वो फ़र्जी किस्से हुआ करते थे जिसमें माफूकुल फितरी किरदारों को पेश किया जाता था, मनगढ़ंत कहानियाँ हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त ने अपना वर्का पलटा, जैसे जैसे वक्त ने पलटा खाया, वैसे वैसे लोगों के पास वक्त की किल्लत आती गई। वक्त की किल्लत आने के बाद में लोगों ने इस तरह के शऊर लोगों में पैदा हो चुका था कि ये फ़र्जी किस्से हैं, इनको पढ़ने और इनको सुनने से कोई फ़ायदा नहीं। तो लोगों ने एक सच्ची कहानी की तरफ अपना रुख किया, सच्ची कहानी सुनने और सच्ची कहानी की तरफ जाने की उनका रुझान बढ़ा। तो जब वक्त की कमी आई तो लोगों ने नोवेल पढ़ना शुरू किया। और नोवेल वो सिन्फ है जिसमें हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से हूबहू पेश की जाती है। यानी नोवेल के बारे में हम जानते हैं कि नोवेल ऐसा आईना है जिसमें हमारी उमंगें और आरजुएं झलकती हैं। देखिए, नोवेल की तारीफ़ अगर हम करें तो यूँ कह सकते हैं कि इंसान के पैदा होने से मरने तक उसको जो जो वाक़यात पेश आते हैं, जो जो हादसात उसके साथ पेश आते हैं, जो जो मामलात उसकी ज़िंदगी में पेश आते हैं, उन सब का बयान ही क्या कहलाता है? नोवेल कहलाता है। नावल की अगर हम फ़नी अहमियत की पर चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी अदबी सिन्फ़ है जिसमें इंसान की ज़िंदगी की सच्ची तस्वीर पेश की जाती है या इंसानी ज़िंदगी की सच्ची तर्जमानी की जाती है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि नावल वो सिन्फ़ है, वो आईना है जिसमें हमारा अक्स हमें दिखाई देता है। यानी नावल वो सिन्फ़ है जिसमें इंसान खुद क्या होता है? बरअक्स होता है। यानी कि नावल के बारे में हम तारीफ़ कर रहे हैं तो नावल की जान लेते हैं कि नावल यहाँ कैसे पहुँचा। देखिए, 14वीं सदी के लगभग आखिर में नोवेल दुनिया में पैदा हुआ। यानी 14वीं सदी यानी 15वीं सदी जब शुरू होने वाली थी तब नोवेल क्या है? दुनिया में पैदा हुआ। लेकिन यहाँ नहीं, इसकी पैदाइश इटली की तरफ, इतालवी की तरफ हुई। फिर हम ये कहेंगे नोवेल जो लफ्ज़ है वो किससे निकला है? देखिए, इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है नावेल। इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है नावेला। नावेला से नावेल बना है। नावेला कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मानी क्या होते हैं? नई चीज़। यानी अदब में कुछ नया हुआ तो इसको क्या कहा गया? नावेल कहा गया। यानी नई चीज़ या फिर अजीब चीज़, या इसे हम ये कह सकते हैं अनोखी चीज़। क्यों? क्योंकि ये सारी सिन्फ़ों से एक हटकर सिन्फ़ थी जिसमें हमारी ज़िंदगी की सच्ची तर्जमानी पेश की जाती थी, जिसमें हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए असल किस्सों को पेश किया जाता था। इस वजह से इसे हमने नावल कहा। क्यों? क्योंकि ये इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना क्या होता है? न्यू, यानी नया। नया लफ्ज़ होता है, नया मानी होता है। इस वजह से इसे उर्दू अदब में नावल के नाम से जाना जाता है। वैसे तो अगर हम उर्दू नावल की तारीख़ पर चर्चा करें तो नज़ीर अहमद के हाथों में 17वीं सदी में उर्दू नोवेल की बुनियाद पड़ चुकी थी। उन्होंने अपने नोवेल लिखे, तौबातुल नशू
वगैरह और भी उनके बहुत से नोवेल हैं जिनको नोवेल की बुनियाद डालकर उन्होंने एक उर्दू अदब में नई चीज़ की शुरुआत कर दी थी। फिर भी हम जानते हैं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं किस चीज़ पर, नोवेल पर चर्चा कर रहे हैं, उसके आर्ट पर, यानी आर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। तो नोवेल के अंदर कुछ शर्त होती हैं। नोवेल लिखा ऐसे नहीं जाता जब तक नोवेल के मतलब हमारे पास ये चीज़ें नहीं होंगी, यानी किसी मौजू को शक्ल देने के लिए हमारे पास नोवेल का आर्ट फन, उसके कुछ अज्जा होते हैं, वो अज्जा अगर होंगे तो ही एक मुकम्मल नोवेल लिखा जा सकता है, वरना नोवेल कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा। तो देखिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बगैर नोवेल लिखा नहीं जा सकता। पहला है किस्सा, यानी पहली शर्त है कि किस्से के बगैर कोई भी वाक़या जब तक हमारे पास नहीं होगा, कोई जो भी इंसान के साथ में हादसा या कोई पेश आया हुआ होगा, तभी तो एक किस्सा बन पाएगा। तो किस्से के बगैर पहला अज्जा है, किस्से के बगैर नोवेल वजूद में नहीं आ सकता। तो पहला इसका जो हिस्सा है वो है किस्सा। दूसरा हम इसको कह सकते हैं प्लॉट। देखिए प्लॉट क्या चीज़ है, प्लॉट के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, किस्से को तरतीब देना, यानी एक अच्छा नोवेल निगार किस्से को किस तरह से, प्लॉट को किस तरह से तरतीब करेगा। जैसे एक लड़ी में मोतियों को पिरो रहा हो, उसी का नाम क्या है, प्लॉट। तीसरा इसमें होता है किरदार निगारी। प्लॉट के बारे में मैं बता देता हूँ। प्लॉट दो तरह के होते हैं। देखिए पहले हम प्लॉट के बारे में जानते हैं। प्लॉट क्या है? प्लॉट उर्दू नोवेल की रूह कह सकते हैं, यानी नोवेल की रूह प्लॉट कहलाती है। तो प्लॉट की बड़ी अहमियत होती है, किसी किस्से, किसी वाक़ये को तरतीब देने में एक अहम रोल अदा करता है। अगर एक नोवेल निगार प्लॉट को अच्छी तरह से पेश करने में नाकाम हो जाता है तो नोवेल की रूह क्या हो जाती है, मजरूह हो जाती है। चलिए अगला होता है किरदार, यानी किसी वाक़ये या किसी किस्से को जब तक किरदार नहीं होंगे तो वजूद में नहीं लाया जा सकता, यानी कोई ना कोई किरदार भी हमें इसमें चाहिएंगे। तीसरा होता है, देखिए हमने चौथा 3 हिस्से पढ़े हैं, लेकिन हम रुक जाते हैं। अगला हिस्सा होता है मकालमा निगारी, यानी आजकल मकालमा हम बयान कर सकते हैं। जैसे मूवी बनती है तो उसमें डायलॉग्स होते हैं। डायलॉग के बगैर कोई भी मुकम्मल नोवेल या मुकम्मल मूवी नहीं बन सकती। यानी हम यूँ कह सकते हैं, जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं और उसके डायलॉग अगर अच्छे नहीं होंगे तो क्या होगा, वो बोरियत का एहसास होगा और जल्द ही मतलब उसको हम छोड़ देते हैं, हमें उसको देखने में मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह से अगर मकाल में, नोवेल में अच्छे नहीं होंगे, डायलॉग अच्छे नहीं होंगे तो कारी का क्या है, जहन भटक जाएगा और कारी क्या है, मतलब उसको पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। तो ये मकालमा निगारी, किरदार निगारी, ये बड़ी अहमियत रखते हैं। इसके बाद में 5वां जो हिस्सा है वो होता है मंजर कसी। मंजर कसी से मुराद ये है कि जो नावल निगार वाक़या पेश कर रहा है वो कहाँ का है, किस जगह का है, तो उसकी जो मंजर कशी है, इंसानी जो ज़िंदगी है उसकी सच्ची तर्जमानी करने वाला किस्सा होना चाहिए। तो उसमें मंजर इस तरह के पेश करता है। और 6 नंबर होता है नुक्ताए नज़र। नुक्ताए नज़र से मुराद ये है कि इसमें जो नोवेल निगार है वो अपने शऊर से लिखता है, अपने जहन को इस्तेमाल करके लिखता है। तो इससे मतलब एक अदब में अलग अहमियत रखती है। नोवेल ऐसी सिन्फ है, हमने जाना कि नोवेल ऐसी सिन्फ है जो अदब में एक अलग
हैसियत और अलग अहमियत की हामिल है। तो नुक्ताए नज़र भी इसका अहम रोल होता है, अहम किरदार होता, ये कह सकते हैं कि एक अहम जुज़ होता है। तो नोवेल पर हम तफसीलात में आगे चर्चा करेंगे। ये हमने शॉर्ट में जाना कि नोवेल क्या चीज़ है, इस पर तफसीलात में अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, हमने जाना कि नावल क्या चीज़ है। नावल की हमने चर्चा की कि जब लोगों को वक्त की किल्लत हुई, उससे पहले लोग दास्तानों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करते थे, लेकिन बाद में जब वक्त की किल्लत आई, वक्त ने अपना वर्का पलटा, तो लोगों ने नोवेल की तरफ रुख इख्तियार किया। तो देखिए, नोवेल क्या चीज़ है, हम इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि नोवेल एक ऐसा नसरी किस्सा है जिसमें हमारी हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी उमंगें और आरज़ुएं झलकती हैं। इसके अलावा हम इसकी तारीफ़ यूँ कर सकते हैं कि जिसमें ये बताया जाए कि हमारे सामने क्या मुश्किलें आती हैं और हम उन पर किस तरह काबू पाते हैं। गोया नावल ज़िंदगी की तस्वीर कशी का फ़न है। अब ये भी देखते चलें कि लफ्ज़ नावल के क्या मानी है। देखिए, हमने चर्चा की थी कि ये 14वीं सदी में नावल का जो लफ्ज़ है ये हमारे सामने आया, दुनिया में सामने आया लगभग 14वीं सदी में। इतालवी लफ्ज़ है और इसका जो असल है वो क्या है, स्टोरिया नोवेला। इतालवी लफ्ज़ है और इसका असल क्या है, स्टोरिया नोवेला। देखिए, नावल का जो लफ्ज़ है, जो हम इस्तिलाह के तौर पर जो इस्तेमाल करते हैं, अदब में जो इस्तेमाल किया जाता है उर्दू में, वो है नावेला लफ्ज़। तो इसका जो मानी है वो क्या है, नया या नई चीज़। क्योंकि ये नई थी, इस वजह से इसे नई चीज़ के नाम से जाना जाता है। यानी अदब में कोई नई चीज़ आई, इस वजह से इसे नावल नाम दिया गया। और उर्दू में नावल अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया है। हमारे अहले कलम ने अंग्रेज़ी नावल देखे और पसंद किए तो दास्तान को छोड़ दिया, यानी तज किया, और उनकी जगह नावल को अपना लिया। यानी हमारे जो अदीब, जो हमारे उर्दू अदब के जो अदीब थे, उन्होंने जब नोवेल पर तवज्जो की या नोवेल पर नज़र डाली तो दास्तान को छोड़कर सबने नोवेल की तरफ रुख किया। देखिए, नावल की तारीफ़ हम कर चुके हैं। कुछ नाकदीन ने नावल की तारीफ़ यूँ की है। देखिए, मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे नज़ीर अहमद ने, उनके मुताबिक जिस रोज़ से आदमी पैदा होता है उस वक्त से मरने तक उसको जो जो बातें पेश आती हैं और जिस तरह उसके हालात में तब्दीलियाँ होती हैं, उनका बयान ही क्या है, नोवेल। एक थे दूसरा है प्रोफेसर बेकर। ये नावल के लिए 4 शर्तों को लाजमी ठहराते हैं: किस्सा हो, नस्र हो, ज़िंदगी की तस्वीर हो और मरबूत हो, गुथा हुआ हो। देखिए, नावल के आगे हम जानेंगे अज्जाए तरकीबी के बारे में। हमने जाना कि नोवेल क्या चीज़ है। अब इसमें जो हमने चर्चा की वो पीछे हम शॉर्ट में चर्चा करके भी आ चुके हैं। चलिए, तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम नोवेल के अज्जाए तरकीबी पर नज़र डालते हैं। नोवेल का जो पहला जुज़ है वो है किस्सा। नावल की बुनियाद किसी न किसी वाक़ये
किसी न किसी किस्से पर होती है। जदीद दौर में किस्से से बगावत भी की गई और कहा गया कि नावल के लिए किस्से का होना ज़रूरी नहीं। ये ख्याल दुरुस्त नहीं था। नावल में किस्सा बल्कि किस्सापन ना हो तो उसमें दिलचस्पी ही ना रहे। नावल वजूद में ही इस तरह आता है कि कोई किस्सा, कोई वाक़या, कोई हादसा वजूद में आया और उसे लिख दिया गया। जो नावल पढ़ता है उसकी सारी तवज्जो इसी पर रहती है कि क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है प्लॉट, यानी इसे हम नॉवेल की रूह भी कह सकते हैं। नॉवेल में वाक़यात की तरतीब को हम प्लॉट कहते हैं। देखिए, प्लॉट और किस्से में कोई फ़र्क नहीं किया जाता है। ज़्यादातर आमतौर पर ज़्यादातर किस्से और प्लॉट में कोई फ़र्क नहीं किया जाता है। नावल में एक के बाद एक वाक़यात पेश आते रहते हैं जिन्हें नावल निगार सलीके के साथ एक लड़ी में पिरो देता है। वाक़यात की इसी लड़ी का नाम क्या है? प्लॉट है। वाक़यात की तरतीब बहुत बेऐब होनी चाहिए, यानी एक के बाद जब दूसरा वाक़या पेश आए तो अक्ल तस्लीम करे कि बेशक ऐसा ही होना चाहिए था। इसी का नाम मुंतकी तरतीब है और ऐसे ही प्लॉट को मरबूत या गाढ़ा या गुथा हुआ प्लॉट कहते हैं। ऐसा ना हो तो प्लॉट गैर मरबूत ढीला ढाला कहलाएगा। अब अगर ढीला ढाला प्लॉट होगा तो किस्सा है, नावल है, उसकी रूह क्या हो जाएगी? मजरूह हो जाएगी। देखिए, प्लॉट या तो सादा होता है यानी उसमें एक किस्सा होता है, या मुरक्कब होता है यानी एक ही प्लॉट में मुख्तलिफ किस्सों को पेश किया जाता है। इसमें दो या दो से ज़्यादा किस्से एक साथ चलते हैं। मुरक्कब प्लॉट को निभा लेना किसी अच्छे फ़नकार के ही बस की बात है। उमराव जान में दो किस्से साथ साथ चलते हैं, एक अमीरन का और दूसरा रामदेवी का। तो उसका जो प्लॉट है वो क्या है? मुरक्कब प्लॉट है। अगला इसका जो तीसरा जुज़ है वो है किरदार निगारी। चलिए आगे उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, किरदार पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि बग़ैर किरदार कोई वाक़या वजूद में नहीं आ सकता, कोई किस्सा वजूद में नहीं आ सकता। तो नावल में मुसलसल अमल होता है, यानी वाक़यात पेश आते रहते हैं। ये वाक़यात अफराद के ज़रिए ही पेश आते हैं। इन अफराद किस्सा को किरदार कहते हैं। किरदारों की पेशकश किरदार निगारी कहलाती है, जो नावल का तीसरा अहम जुज़ है। नावल पढ़ते हुए ये महसूस होना चाहिए कि किरदार असल ज़िंदगी से लिए गए हैं। इनमें हकीकत का रंग जितना ज़्यादा होगा, नावल उतना ही कामयाब होगा। किरदार दो तरह के होते हैं, एक पेचीदा राउंड किरदार, दूसरे सपाट जिसे हम फ्लैट किरदार के नाम से या फ्लैट करैक्टर के नाम से जानते हैं। जो किरदार जीते जागते होते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू पेश करते हैं वो राउंड कहलाते हैं। जो ज़िंदगी का सिर्फ़ एक रुख पेश करते हैं, मसलन अच्छे हैं तो अच्छे और बुरे हैं तो बुरे, वो सपाट किरदार कहलाते हैं। क्योंकि
असल ज़िंदगी में इंसान हालात के मुताबिक तब्दील होता रहता है। मौलवी नज़ीर अहमद के किरदार मुब्तला और कलीम, मिर्ज़ा हादी रुसवा के किरदार उमराव जान और गौहर मिर्ज़ा, प्रेमचंद के अमरकांत और हुरी जीते जागते किरदार हैं। इसमें हमने जाना कि किरदार भी क्या हैं, अहम, नावल के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। यानी किसी किस्से को वजूद में तभी लाया जा सकता है जब कोई किरदार, कोई अफराद उसमें मौजूद होगा। बग़ैर अफराद के कोई वाक़या, कोई हादसा पेश नहीं आ सकता। तो आगे इसका जो चौथा जज़ू है, देखिए अभी तक हमने पढ़ा, लेकिन ये सबसे अहम जुज़ है। यानी इसके बग़ैर नोवेल की दिलचस्पी नहीं रहती। यानी नोवेल तभी दिलचस्प होगा जब ये जुज़ होगा जिसका नाम है मकालमा निगारी। तो चलिए आगे मकालमा निगारी पर चर्चा करते हैं। मकालमा निगारी हम यूँ कह सकते हैं कि आजकल मूवी में डायलॉग्स बोले जाते हैं। यानी अगर किसी फिल्म में डायलॉग्स अच्छे नहीं होंगे तो देखने वाला, जो सामीन हजरात होते हैं, वो बोरियत का एहसास होता है उनको, और वो उसको छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं। इसी तरह से अगर किसी नावल में मकालमा निगारी अच्छी नहीं होगी तो कारी के दिल में वो असर कायम नहीं कर पाएगी। इस वजह से सबसे ज़्यादा ध्यान इसका भी रखना बहुत ज़रूरी होता है कि मकालमे अच्छे पेश किए जाएं। यानी जो किरदार है उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक ही मकालमे पेश किए जाते हैं। यानी सच्चा किरदार है तो उसके मकालमे, उसके डायलॉग्स भी उसकी सच्चाई की तर्जमानी करने वाले होने चाहिए। किरदार को जानने और समझने का सबसे अच्छा ज़रिया ही क्या कहलाता है, मकालमा निगारी। यानी किरदारों के दरमियान आपसी बातचीत को हम क्या कह सकते हैं, मकालमा निगारी कह सकते हैं। और नावल का ये चौथा अहम जज़ू है। जिस किरदार को जिस मौके पर जो बात कहनी चाहिए, फ़नकार के लिए ज़रूरी है कि उसके मुँह से वही बात अदा कराए। मतलब ये कि मकालमे फ़ितरी, मुनासिब, मौज़ू, वाजी और मुख्तसर हों। नावल के मकालमे ही तो हैं जो किरदारों के जहन से पर्दा हटाते हैं। मसनूई बेमज़ा मकालमे नावल के फ़नी हुस्न को बर्बाद कर देते हैं। नज़ीर अहमद, सरसार, रुसवा और प्रेमचंद मकालमा निगारी में महारत रखते हैं। देखिए मकालमे क्या होते हैं, डायलॉग्स। हम जानते हैं कि डायलॉग्स के बगैर कोई भी फ़न, कोई भी सिन्फ़ या कोई भी फ़िल्म, अगर हम फ़िल्म में भी लें, अगर मूवी भी देखें, तो उसके बगैर क्या होती है, अधूरी होती है। तो वो डायलॉग्स उस में पेश किए जाने वाले हीरोज़ के सच्ची तर्जमानी करने वाले होते हैं। उनका करैक्टर इन डायलॉग्स के ज़रिए ही हमें पता लगता है। चलिए इसका अगला जो हिस्सा है उस पर चर्चा करते हैं। हम फ़नी एतबार से यहाँ जमा व मकां भी ले सकते हैं। यानी शायर जमा व मकां, जो नोवेल निगार है वो जमा व मकां का भी हिस्सा इसमें शामिल करता है। देखिए कुछ नाकदीन ने जमा व मकां को भी नावल के अज्जाए तरकीबी में शामिल किया है और कहा है कि किस्से के लिए ये तयीन भी ज़रूरी है कि वो कब हुआ और कहाँ हुआ। यानी मकान यानी जगह और ज़मान यानी ज़माना के साथ वाक़यात की नवइयत, उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो भी बदल जाती है। मसलन हर जंग में एक जैसी नहीं हो सकती।
करबला का मार्का दिखाना मकसूद है, तो उसकी नवीयत, उसकी प्रवृत्ति और होगी। जंग पलासी का नक्शा खींचना है तो उसका अंदाज जुदा गाना होगा। यानी मंजर कशी किसी बात होती है, लेकिन यहाँ जमा व मकां के चर्चा भी की गई है। इसके बाद में इसका एक और अहम जुज़ होता है, जिसे हम यूँ कह सकते हैं कि इसका ये 5वां जुज़ होता है। ये होता है मंजर निगारी या मंजर कशी। चलिए मंजर कशी पर आगे चर्चा करते हैं। मंजर कशी से मुराद है कि एक कामयाब फनकार नावल को दिलकश और असरदार बनाने के लिए मंजर कशी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करता है। यानी किसी मकाम का जिक्र किया जा रहा है या कोई वाक़या बयान किया जा रहा है तो फ़नकार उसकी तस्वीर खींच दे और पढ़ने वाले को मालूम हो कि वो खुद जाए वारदात, यानी ये जो वारदात जिस जगह पेश हो रही है उस जगह पर मौजूद है और सब कुछ अपनी आँखों से देख रहा है। गोया मंजर निगारी पस मंजर का ही एक हिस्सा है। मंजर कशी के नुक्ताए नज़र से उमराव जान अदा एक कामयाब नावल है। इसके बाद में नावल का जो अगला जुज़ होता है, जो अहम जुज़ है इसमें, वो है नोवेल निगार का नुक्ताए नज़र। यानी हर फनकार अपना एक अलग नुक्ताए नज़र रखता है। नावल के फ़न में नुक्ताए नज़र भी ख़ास अहमियत रखता है। हर इंसान और ख़ास तौर पर फ़नकार कायनात और उसकी हर शे को अपने ज़ावे निगाह से देखता है, यानी अपना नज़रिया उस पर डालता है। यानी एक अच्छा फ़नकार होता है वो सुई से लेकर तलवार तक की चीज़ को, हर चीज़ को देखता है। यानी एक अच्छा फ़नकार अपने जावे निगाह हर शे पर रखता है, हर मामले में अपनी राय रखता है, इस पर अपने ख़यालात का इजहार करता है और इस तरह अपना नुक्ताए नज़र वाजी करता है। नुक्ताए नज़र में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश से काम नहीं लेना चाहिए। नावल में ज़िंदगी की पेशकश कुछ इस ढंग से हो कि नावल निगार का नुक्ताए नज़र खुद वाजी हो जाए। अब देखिए, कुछ नाकदीन ने इसमें एक और जुज़ रखा है। जो 6 जुज़ थे जो नोवेल के, वो हमने जाने कौन कौन से थे। किस्सा, प्लाट, किरदार निगारी, मकालमा निगारी, मंजर कशी और नुक्ताए नज़र। ये सबसे अहम जुज़ होते हैं, यानी इनका होना लाजिम शर्त है एक नोवेल लिखने में। इसके अलावा कुछ नाकदीन ने बताया ज़बान, यानी नावल में तर्ज अदा की खूबी उसके हुस्न में इजाफ़ा ज़रूर कर देती है। फ़िक्सन की ज़बान के बारे में अक्सर मगरबी नाक़ीदों की राय ये है कि उसमें बनाव सिंगार नहीं होना चाहिए, वरना कारी की असल तवज्जो मौजू यानी जो कहानी है या वाक़या है उससे भटककर ज़बान की आराइश में उलझ जाएगी। नावल की ज़बान का पाक होना बिल्कुल ज़रूरी है और तर्ज़ अदा में शोखी या जज्बात पैदा किए बगैर नावल को दिलचस्प बनाना दुश्वार है। साथ ही नावल निगार मौजू के मुताबिक सादा ज़बान से एराज़ भी कर सकता है, यानी परहेज भी कर सकता है। मयारी और कामयाब नावल में तमाम अनासिर और अज्जा एक दूसरे से पूरी तरह हम आहंग होने चाहिए।
नावल निगार अपनी मेहनत से इनका बेहतरीन इम्तिजाज करता है। इम्तिजाज जितना खूबसूरत यानी मिश्रण, या उसका आपस में इन चीज़ों का मिश्रण तैयार करना, या फिर इन चीज़ों को तरतीब देना। तो इम्तिजाज जितना खूबसूरत होता है, नावल उतना ही कामयाब और मयारी होता है। तो ये था नोवेल का फ़न, जिसके बारे में हमने जाना। देखिए, इसके बाद हम हमारे निसाब में शामिल प्रेमचंद का नोवेल है। नोवेल का नाम है बेवा। तो प्रेमचंद की नोवेल निगारी पर चर्चा करेंगे कि उनकी नोवेल निगारी कैसी है, उन्होंने नोवेल निगारी में क्या जौहर दिखाए। ठीक है, शुक्रिया। आज हम यहीं अपनी क्लास दी एंड करते हैं।